उसने उसे पकड़कर दीवार से सटा दिया। उसका चेहरा पास आया और उसने उसे किस किया। तुम्हें ऊपर मेरा इंतजार करना चाहिए था, उसने कहा। उसका हाथ उसकी छाती को सहलाने लगा। कबीर, रुक जाओ, अभी नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आंखें बंद करो और चीटिंग नहीं, उसने कहा। उसका हाथ पकड़कर उसे लिविंग रूम की ओर ले गई। ये सरप्राइज कुछ मजेदार है क्या? क्योंकि मैं तो फुल ऑन तैयार हूं, उसने हंसते हुए कहा। वह उसका जोश महसूस कर सकता था जब वह उसका हाथ खींचकर लिविंग रूम की ओर ले जा रही थी। समायरा तो खुशी से उछल रही थी। वह बेसब्री से चाहती थी कि कबीर देखे उसने क्या किया है, और उसे यकीन था कि उसे ये पसंद आएगा। लो, आंखें खोलो, उसने उत्साह से कहा। लेकिन उसकी खुशी की स्माइल तब गायब हो गई जब उसने कबीर की आंखों में गुस्सा देखा। कबीर के हाथ मुट्ठी में बंद थे। उसने सारी सजावट को देखा और आखिर में उसकी नजर जगमगाते क्रिसमस ट्री पर टिकी। ये क्या कर डाला तुमने? वह गुस्से में चिल्लाया। मैंने कहा था ना कि हम क्रिसमस नहीं मनाएंगे, फिर भी तुमने ये सब कर दिया, उसने कमरे में इधर उधर हाथ हिलाते हुए कहा। समायरा की सांस रुक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि इसे देखकर तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम अपना मन बदल दोगे। देखो ना कबीर, कितना प्यारा है ये। हम सोफे पर साथ बैठकर लाइट्स देख सकते हैं। सब हटा दो, उसने गुस्से में कहा। क्या? वो रोते हुए बोली। उसका दिल उसकी सख्त आवाज से टूट गया। सुना, सब हटा दो वरना मैं खुद हटा दूंगा। समायरा ने अपने आंसू पोंछे। ठीक है, मैं सुबह नौकरों से हटवा दूंगी। जब वह बाहर जाने लगी, कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। समायरा, मैंने मना किया था ना क्रिसमस के लिए। उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर वह बाहर निकल गई और अपने बेडरूम में चली गई। वहां उसने बिस्तर पर लेटकर खूब रोया। कबीर ने अपने लिए ड्रिंक डाला और पास की कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नजरें कमरे में घूमी। उसे मानना पड़ा कि सजावट वाकई अच्छी थी। समायरा ने कमाल कर दिया था। अपने बालों में हाथ फेरते हुए उसने स्कॉच का एक लंबा घूंट लिया। उसका मन भारी हो गया। समायरा की उदास आंखें उसे अपने गुस्से पर पछतावा करा रही थीं। उसकी स्माइल गायब थी और उसकी जगह कांपते होंठ थे। उसने एक और ड्रिंक डाला और ट्री की ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक छोटे से फरिश्ते के ऑर्नामेंट पर पड़ी जिस पर समायरा का नाम लिखा था। पास में एक बड़ा फरिश्ता था जिस पर कबीर का नाम था। उसने उसे छुआ, घुमाया और उस पर लिखा था समायरा का फरिश्ता। कबीर मुस्कुराया। अरे, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं मेरी जान, मैं तो शैतान हूं। वापस बैठकर उसने अपनी ड्रिंक खत्म की। सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। क्या कोई तरीका था कि वह क्रिसमस को स्वीकार कर ले और पुरानी बातों को भूल जाए? तीसरी ड्रिंक के बाद उसने अपनी टाई खोली और ऊपर की ओर चला गया। समायरा बेड पर थी, दूसरी तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। उसकी सांसों से कबीर को पता था कि वह अभी जाग रही थी। अपने कपड़े उतारकर वह बेड पर चढ़ गया। बगल में लेटकर उसने समायरा की पीठ की ओर देखा, हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। समायरा, पलटो और मेरा सामना करो, हमें बात करनी है। नहीं, मैं सो रही हूँ। कबीर को हंसी आ गई। अगर तुम सो रही हो तो मुझे ये कैसे बता रही हो? उसने समायरा के सिसकने की आवाज सुनी। उसने उसका कंधा पकड़ा और उसे पीठ के बल लिटा दिया। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। उसने उसके चेहरे से बाल हटाए। तुम्हें इतना उदास देखकर मुझे बुरा लगता है। मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे बिना क्रिसमस के बड़े हों। सचमुच ट्री और सजावट अच्छी लग रही है। अगर ये तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है तो हम इसे रहने देंगे। मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि छुट्टियों को स्वीकार कर लूं। उसकी स्माइल देखकर कबीर को बहुत अच्छा लगा। सच में? हाँ। उसे नीचे धकेलकर समायरा उस पर चढ़ गई। जब तुम असली क्रिसमस का मजा लोगे, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। हम उस प्यारे कपल को, लुइगी और विक्टोरिया को, जिनके साथ हमने लंच किया था, डिनर के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि उनके बच्चे क्रिसमस के लिए घर नहीं आएंगे और शायद मिच भी आ सकता है। रुक जाओ, ये तो पार्टी जैसा लग रहा है। हाँ, क्रिसमस को शेयर करने के लिए लोगों को बुलाना मजेदार होगा। प्लीज कबीर, कर सकते हैं ना? उसने समायरा को अपनी बाहों में लिया। उसे पता था कि वह उसके लिए कुछ भी करेगा। ठीक है,
चलो करते हैं। अब मेरे नीचे आओ, जहां तुम्हारा होना चाहिए, उसने कहा और उसे पीठ के बल लिटा दिया। अगले कुछ दिनों में समायरा ने बाकी हवेली को सजवाया, बाहर लाइट्स लगवाईं, लेकिन उसने ध्यान रखा कि ज्यादा न हो जाए। मौसम ठंडा होने के कारण फायरप्लेस जलता रहता था। रात को वे सोफे पर एक दूसरे से लिपटकर ट्री की झिलमिलाती लाइट्स देखते। आउच, समायरा ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। क्या हुआ? कबीर ने चिंता से पूछा। बेबी हिल रहा है, उसने कहा और कबीर का हाथ अपने पेट पर रखा। महसूस हो रहा है? हल्की सी हलचल महसूस करके कबीर उठ बैठा। उसका हाथ अभी भी समायरा के पेट पर था। ये सबसे कमाल की बात थी, अपने बच्चे को उसके अंदर बढ़ते और हिलते महसूस करना, और वह भावुक हो गया। ये मैंने बनाया, हमने ये छोटा सा जीव बनाया। उसने उसके पेट को चूमा, उसका प्यार और गहरा हो गया। उसे बच्चे के लिए भी प्यार महसूस हुआ और सोचा कि जब उसे पता चला था तब वह चाहता था कि समायरा इसे गिरा दे। शुक्र है उसने मना कर दिया था, और कबीर को लगा कि उसे सही काम करना था और उससे शादी करनी थी। तुम एक अच्छे पापा बनोगे, समायरा ने उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा। उम्मीद है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मैं अपने पापा जैसा न बन जाऊं। मेरे पास बचपन में कोई अच्छा रोल मॉडल नहीं था और मुझे सिर्फ उनका तरीका पता है। उसका चेहरा उठाकर समायरा ने प्यार से सहलाया। तुम सुरेश कपूर जैसे बिल्कुल नहीं हो। मुझे यकीन है कि तुम अपने बच्चे से प्यार करोगे और उसकी रक्षा करोगे। तुम उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मुझे तुम पर भरोसा है। कबीर ने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। वह नहीं चाहता था कि समायरा उसकी आंखों में भरे आंसू देखे। वह उसके लिए बहुत अच्छी थी, इतनी नरम, इतनी दयालु, लेकिन उसे शक था कि अगर उसे उसका पूरा अतीत पता चले तो क्या वह अभी भी वैसा ही सोचेगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ना ही मुझसे प्यार। देर हो चुकी है, मैं तो पहले ही कर चुकी हूँ, उसने कहा, उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए। उस पल में उसका सिर उसकी गोद में वह एक उदास, खोया हुआ बच्चा लग रहा था, न कि वह मजबूत, हैंडसम, शैतानी मर्द जिससे उसे प्यार हुआ था। उसके अंदर कुछ गहरा था जो बाहर आना चाहता था, कुछ जो उसे परेशान कर रहा था। काश वह उस पर इतना भरोसा करता कि उसे बता दे। मुझे लगता है तुम्हें बेड पर ले जाना चाहिए, देर हो रही है, कबीर ने कहा। उसे अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियों से बेडरूम तक ले गया। उसे समायरा को उठाना अच्छा लगता था। वह उसकी बाहों में इतनी हल्की और छोटी लगती थी जिससे उसे ताकत का एहसास होता था। वह बेड पर इंतजार करता रहा जबकि समायरा कपड़े बदल रही थी। उसे पसंद था कि वह हमेशा कुछ नरम और सेक्सी पहनती थी। उसे समझ नहीं आता था कि औरतें फ्लैनल पजामा क्यों पहनती हैं। उसे लगता था कि ये टर्नो नफ है और औरत के शरीर की खूबसूरती को छुपाता है। मुझे लगता है हमें अब बेबी के लिए कुछ सामान ऑर्डर करना चाहिए, क्रिब और जो भी चाहिए, उसने कहा, उसे अपनी ओर खींचते हुए। करेंगे, लेकिन आज रात नहीं। मैं उन किताबों को देखने के लिए बहुत थक गई हूँ जो हमें दी गई थी, उसने कहा और उसकी बाहों में सिमट कर सो गई। अगली सुबह वह डाइनिंग रूम में नाश्ते के लिए उसका इंतजार कर रहा था। गुड मॉर्निंग, अच्छी नींद आई? उसका चेहरा चमक उठा जब उसने कबीर को जीन्स और टी शर्ट में इतना कैजुअल देखा। पास जाकर वह उसकी गोद में बैठ गई, उसे किस दिया। जब तुम मेरे पास होते हो मैं हमेशा अच्छा सोती हूँ। मुझे भूख लगी है, नाश्ते में क्या है? उसने पूछा। उसकी गोद से उतरकर अपनी सीट पर बैठ गई। मैंने कुक से तुम्हारा फेवरेट बनवाया, बनाना पैनकेक्स, फ्रूट और बेकन के साथ। तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। कहीं जा रही हो? क्या तुम भूल गए आज मेरी ट्यूटर के साथ क्लास है? कबीर ने अपनी घड़ी देखी, मुंह बनाते हुए। हाँ, मैं भूल गया। मैं थोड़ा वर्कआउट करने वाला था और होटल के डिजाइनर्स के साथ मीटिंग है। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम कितने बिजी हो। मिच मुझे ले जाएगा, उसने कहा। खाना सामने रखे जाने पर उसे खाने लगी। नया ट्यूटर कैसा लग रहा है? मिसेस रोमानो बहुत सख्त है, मजा नहीं आता। जब मैं कुछ गलत करती हूँ मुझे लगता है उनके सिर पर एक और सफेद बाल उग आता है। वह हंसते हुए बोली। कबीर मुस्कुराया। हाँ, वह थोड़ी घमंडी है लेकिन बेस्ट है। काश मैं उन्हें यहाँ आने के लिए मना पाता, लेकिन वह कहती हैं कि यहाँ बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा।
मुंह पोंछकर वह खड़ा हुआ, पास जाकर उसे प्यार से किस किया। मैं अब वर्कआउट करने जा रहा हूँ, कोट पहनना, बाहर बहुत ठंड है, पहनूंगी। आई लव यू कबीर, उसने कहा, उसे वापस किस करते हुए। उसे मिसेज रोमानो के पास जाने का मन नहीं था, जो इतनी ठंडी और बेसब्र थीं और किताब के हिसाब से पढ़ाती थीं, एंटोनियो के उलट, जो क्लास को मजेदार बनाता था। अफसोस कि उसने समायरा के साथ छेड़खानी की थी, और अच्छा हुआ कि कबीर ने इसका बदला नहीं लिया। सामने रखे फ्रूट को चबाते हुए उसने अपनी दूसरी क्लास को याद किया। वह 5 मिनट लेट हो गई थी और उसे 15 मिनट तक बेंच पर बैठना पड़ा था, लेकिन उसे मानना पड़ा कि वह औरत अच्छी थी और उसने कुछ वाक्य बनाना सीख लिया था। लाइब्रेरी जाकर उसने एक किताब चुनी, क्योंकि ट्यूटर से मिलने से पहले उसके पास 2 घंटे थे। मिसेस कपूर, क्या आप अपने अपॉइंटमेंट के लिए तैयार हैं? मिच ने अचानक कहा, जिससे वह चौंक गई। उसकी आवाज सुनकर किताब गिर गई। अरे मिच, सॉरी, मैं समय भूल गई, उसने कहा और उठकर दरवाजे की ओर गई, जहां बटलर उसका कोट पकड़े खड़ा था। हम आइस क्वीन को इंतजार नहीं करवाना चाहेंगे, मिच ने हंसते हुए कहा, जिससे समायरा मुस्कुरा दी। उसे मिसेस रोमानो के पास ठंड महसूस होती थी। वह औरत कभी नहीं मुस्कुराती थी और बेहद खराब काला ड्रेस पहनती थी। उसे कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी, उसे बाहर कठोर बेंच पर बैठना पड़ता था। उसने कार का पिछला दरवाजा खोला और समायरा के बैठने का इंतजार किया। आपका फोन साथ है ना? आपके पति ने चेक करने को कहा था। हाँ, यहाँ है, उसने अपनी पर्स दिखाते हुए कहा। रियर व्यू मिरर में देखकर मिच मुस्कुराया। अच्छा है, आपके पति को नाफरमानी पसंद नहीं। मैं कबीर को संभाल सकती हूँ, समायरा ने मिरर में देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मिच ने गाड़ी धीमी की जब उसने सामने एक कार देखी जिसका बोनट खुला हुआ था। क्या हुआ? समायरा ने पूछा। आगे झुककर उसने कार देखी। एक काले बालों वाली औरत बोनट के पास खड़ी थी, उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी। मैं बस इसके पास से निकल जाऊंगा, मिच ने जोर से कहा, लेकिन हम उसे यहीं नहीं छोड़ सकते। लगता है उसकी कार के इंजन में दिक्कत है। तुम जाकर देखो, शायद कोई छोटी मोटी बात हो। अगर नहीं तो हम उसे शहर तक लिफ्ट दे देंगे। मुझे नहीं लगता मिस्टर कपूर को ये पसंद आएगा। प्लीज मिच, ये सही बात होगी। हम एक अकेली औरत को यहाँ नहीं छोड़ सकते। हवा छोड़ते हुए मिच ने उस औरत की कार के पीछे गाड़ी रोकी। गाड़ी में रहो मिस, उसने कहा और बाहर निकलकर औरत के पास गया। समायरा ने खिड़की नीचे की ताकि उनकी बात सुन सके। गाड़ी में कोई दिक्कत है मिस? हाँ, रुकने के लिए शुक्रिया, उसने मीठे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। पता नहीं क्या हुआ, ये अचानक बंद हो गई। क्या तुम बोनट के नीचे देख सकते हो? ठीक है, मिच ने जवाब दिया। सामने जाकर उसने इंजन देखा। तभी उसे सिर पर किसी भारी चीज से जोरदार चोट लगी। वह जमीन पर गिर गया और अंधेरा छा गया। समायरा को मिच के सामने जाने के बाद उनकी बातें सुनाई नहीं दी, लेकिन एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई कराह रहा हो। वह मिच को देखने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका दरवाजा जोर से खुला और एक आदमी ने उस पर बंदूक तान दी। वह डर से चीख पड़ी जब उसने देखा कि वह कौन था। यह कबीर का पुराना बॉडीगार्ड था, जिसे उसने निकाल दिया था, जिसका नाम उसे कभी पता नहीं चला। तुम? उसने डर से भरी आवाज में कहा। हाँ, मैं ही हूँ, कुतिया, अब बाहर निकल, उसने चिल्लाकर कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर खींच लिया। मिच, वह चीखी, छटपटाने की कोशिश करते हुए। वो तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता, उस आदमी ने, जिसका नाम एलियट था, फुसफुसाते हुए कहा। उसने दूसरी गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे अंदर धकेल दिया। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो चुप रहो और हिलो मत। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और उस औरत और 2 अन्य मर्दों के पास गया, जो अब वहां आ चुके थे। समायरा ने कान लगाकर उनकी बात सुनने की कोशिश की। वह उस औरत का चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन उसकी आवाज सुनाई दी। ठीक है, मैंने वही किया जो तुमने कहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम किसी को मारने वाले हो, उसने एलियट पर चिल्लाते हुए कहा, जिसने उसका गला पकड़ लिया। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो मुंह बंद रख, उसने कहा। जेब से एक लिफाफा निकालकर उसने औरत के हाथ में ठूंस दिया और उसका गला छोड़ा। ये लो और गायब हो जाओ। फिर उसने बोनट बंद किया और उसे जाने को कहा। एलियट और बाकी 2 मर्द उस गाड़ी के पास आए जिसमें समायरा थी।
एलियट उसके बगल में बैठा, बाकी दो आगे। मिच कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? उसने पूछा, उससे दूर हटने की कोशिश करते हुए। उस आदमी के इतने करीब होने से उसकी रूह कांप रही थी। चुप रह, उसने गुर्राते हुए कहा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कबीर तुम्हें मार डालेगा जब उसे पता चलेगा कि तुमने क्या किया। एलियट ने उसकी ओर देखा, उसका हाथ उसके घुटने पर रखते हुए। वो मुझे छू भी नहीं पाएगा। उसने होंठ चाटे, बंदूक को उसके पेट की ओर तानते हुए, और उसका हाथ उसकी जांघ पर ऊपर सरकाने लगा। मुझे वो दिन याद है जब मैंने तुम्हें चेक किया था। तुम्हारी त्वचा कितनी नरम थी। समायरा ने अपनी टांगें सिकोड़ी और उन्हें उससे दूर किया। मुझे मत छू, तुम गंदे इंसान। तीनों मर्द हंसे। अरे गुड़िया, हम तो इससे कहीं ज्यादा करने वाले हैं, एलियट ने उसका हाथ हटाते हुए कहा। खुद को बाहों में लपेटकर समायरा सोच रही थी कि वे उसे कहाँ ले जा रहे हैं और क्या उन्होंने मिच को मार डाला। वह गैब्रियल को कॉल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका पर्स और फोन दूसरी गाड़ी में थे। इन तीन बड़े मर्दों के साथ उसे पता था कि भागने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसे जिंदा रहना है और अपने बच्चे को सुरक्षित रखना है तो उसे शांत रहना होगा। तुम्हें पता है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूं? मुझे क्या? एलियट ने पूछा। तुम एक बच्चे को तो नहीं मारोगे? अगर तुमने मुंह नहीं बंद किया तो मैं तुम्हारा मुंह बांध दूंगा। अब चुपचाप बैठो। उसने सिर घुमाकर खिड़की से बाहर देखा। उसे नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं, और एक आंसू उसकी गाल पर बह गया। क्या वह फिर कभी कबीर से मिल पाएगी? उसे एक बात का यकीन था कि जब कबीर को पता चलेगा कि वह गायब है, वह उसे ढूंढने के लिए कुछ भी करेगा। इस ख्याल ने उसे उम्मीद दी।